हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग हर दिन एक ग्रुप को ख़त्म करेंगे और हमने कल ग्रुप 13 को कवर अप किया था पूरा एनसीईआरटी लाइन को फॉलो करते हुए। आज हम लोग ग्रुप 14 को कवर अप करेंगे पूरा लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एनसीईआरटी का जो भी लाइन है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी जैसे भी लाइन है, मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया है एक जगह। और उसके बाद से हम लोग पूरा स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि विद इन 20 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट करें इसको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक है ना। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है फ्लेरोवियम, ठीक है। ये क्या होता है ना कि सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। कार्बन का अगर बात करोगे तो कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, 12 13 14, ठीक है ना। जो कार्बन का 12 13 होता है वो नेचुरल आइसोटोप होता है और स्टेबल होता है। और जबकि कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। और इसका हाफ लाइफ देखो कितना ज़्यादा है, देख रहे हो ना कितना ज़्यादा, 5770 ईयर है, ठीक है। सेरामिक्स, ग्लास एंड सीमेंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सिलिकॉन के। अगर टीन का और लेड का बात करो, प्लम्बम का, तो ये सॉफ्ट मेटल होता है विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। ग्रुप 14 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो ग्रुप 13 से ज्यादा होता है। देखो सारा का सारा पॉइंट एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक लेकर के पढ़ सकते हो, रिवीजन हो जाएगा। कार्बन और जो सिलिकॉन होता है वो नॉन मेटल होता है। जर्मेनियम तुमको मेटलॉइड होता है। देखो सिलिका जो होता है ऐसा ही होता है ना, वो बस ये एग्जिस्ट करता है तुमको हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ देखो मैंने लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड SiO2 और जर्मेनियम का डाइऑक्साइड ये सब एसिडिक होता है। जबकि देखो टीन का ऑक्साइड हो, मोनोऑक्साइड या तुमको डाइऑक्साइड हो वो एम्फोटेरिक होगा, या लेड का मोनोऑक्साइड हो या डाइऑक्साइड हो ये भी एम्फोटेरिक होगा। जबकि जर्मेनियम का जो मोनोऑक्साइड होता है वो डिस्टिंक्टली एसिडिक होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो होता है तुमको न्यूट्रल, ठीक है। ये सब इसमें था। अब नेक्स्ट देखो क्या है, बात करते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है ना। ये फैमिली जो होता है ग्रुप 14, ये +2 और +4 में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बात करें कार्बन की तो कार्बन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ठीक है। और जो कंपाउंड होते हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है नॉर्मली क्या करते हैं, जनरली कोवेलेंट बिहेवियर शो करते हैं। अब बात करते हैं कि +2 +4 टेंडेंसी का, ठीक है। देखो जो भी हैवियर मेटल होते हैं ना, या वो क्या करते हैं, हैवियर एलिमेंट होते हैं जो, वो कभी भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। वहाँ यहाँ मैंने क्या लिखा है कि कार्बन +4, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4 और टीन +4, लेड +4। यहाँ देखो टेंडेंसी डाउन द ग्रुप घट रहा है +4 का, और वही +2 का टेंडेंसी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है, यही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इस कारण से क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा प्रीफर करता है कोई भी एलिमेंट। कार्बन सिलिकॉन जो होता है ना ये मोस्टली +4 में होता है। और जर्मेनियम का बात करोगे तो ये मेनली +4 में होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वो जर्मेनियम में। देखो टीन जो होता है ना SN+2, ये SN+4 में जाना चाहता है, इसलिए रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। अब रिड्यूसिंग बिहेवियर शो क्या करेगा कि दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। जितना प्लस चार्ज आता है उतना क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उसका। और साथ में उसका क्या होगा कि अगर मान चलो अगर ये +4 में होता तो +4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है, तो ये +2 में आना चाहता, तो वहाँ पे क्या करता, वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता और क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज और खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है, घटेगा। देखो यहाँ +4 में ये स्टेबल होता है। लेड का बात करोगे तो +4 में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो इसमें ये क्या करता है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस रिड्यूस करने मतलब कि प्लस चार्ज घटेगा, ठीक है ना। अगर प्लस चार्ज घटता है तो वो रिड्यूस हो रहा है, अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो वो होता है ऑक्सीडाइज होना, ठीक है ना। लेड कभी भी +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और खुद को +2 में कन्वर्ट करना चाहता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी उसको देता है, ठीक है ना। +2 में लेड हमेशा स्टेबल होता है। अब बात करते हैं टीन का। देखो टीन ही एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 14 में जो डिकम्पोज होता है हीट के साथ, ठीक है ना। हीट मतलब स्टीम में, ठीक है ना। H2O गैस कर दो मतलब वही हो गया, वो स्टीम हो गया, ठीक है ना। टीन कभी भी डिकम्पोज करेगा तुमको स्टीम के साथ में और कन्वर्ट होकर के SnO2 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट अदर नहीं है इस ग्रुप में जो अफेक्टेड होगा तुमको वाटर से, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर रिएक्ट डायरेक्टली विथ हेलोजन अंडर सुटेबल कंडीशन, ठीक है ना। कार्बन डायरेक्टली कभी भी क्या होता है ना कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है सुटेबल कंडीशन में, ठीक है।
टेट्राहाइलाइड जो भी होता है ग्रुप 14 का वो सब कोवेलेंट होता है नेचर में, एक्सेप्ट SnF4 और PbF4। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, नीट में क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान रखना। SnF4 और PbF4 जो होता है आयनिक होता है, बाकी सारा क्या होता है कोवेलेंट होता है। और PbI4 जो होता है ना एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, ठीक है ना, PbI4 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राहाइलाइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज, ठीक है ना। उसका रीजन क्या होता है, देखो इससे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है कार्बन में, ठीक है ना। अदर सब में क्या होता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सो वाटर में क्या होता है ऑक्सीजन जो होता है वो अपना लोन पर लिबरेट कर देता है, दे देता है, जिस कारण से वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। सो वहाँ हाइड्रोलाइज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इजिली हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है। बात करते हैं लेड का, तो देखो लेड होता है ना कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। कैटिनेशन का मतलब होता है कि ना कि दूसरे के साथ रिएक्ट करके कितना कंपाउंड बना सकता है। जैसे बात करोगे कार्बन का, तो कार्बन के पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होता है अलग अलग कंपाउंड बनाने का, ठीक है ना। सो उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे हाई होता है, लेकिन लेड कभी भी कैटिनेशन शो नहीं करता है, ध्यान रखना। देखो एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है ना वो हाईली पोरस होता है, और हाईली पोरस होने के कारण हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करते, सुनो कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला है कि जब पॉइजनस गैस होता है ना उसको अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, जो मास्क बनाते हैं ना, तो मास्क जो बनता है अच्छा क्वालिटी का, जैसे माइंस में जाने के लिए या कहीं जहाँ पे केमिकल लैब्स होते हैं वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल वाला मास्क यूज किया जाता है, ठीक है, कि पॉइजन को वो एब्जॉर्ब कर ले। नॉर्मली अभी क्या होता है कि जो फेस वॉश आते हैं उसमें एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं, ताकि हाईली पोरस होने के कारण क्या होता है कि जब वो स्किन पे आता है तो स्किन से डस्ट पार्टिकल को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर वाटर फिल्ट्रेशन में भी हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है SiF6 का -2, GCl6 का -2, SnOH का होल 6 - 2, ये सब एग्जिस्ट करता है और sp3d2 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। sp3d2 होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी इसका क्वेश्चन आएगा कि SiCl6 - 2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। सो उसका रीजन क्या होता है सुन लो। जो क्लोरीन होता है उसका साइज बड़ा होता है, और कभी भी सिलिकॉन अपना साइज उससे ज़्यादा मतलब एक्सपेंड नहीं कर पाता है, ठीक है। सो तो लोन पेयर जो आता है ना वो अच्छे से एकोमोडेट इफेक्टिवली नहीं हो पाता है सिलिकॉन पे, इसलिए वो SiCl6 - 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT में, इसको देख सकते हो ध्यान से तुम। अब बात करते हैं डाईहेलाइड्स का, तो देखो जो भी हैवियर मेंबर होते हैं जैसे जर्मेनियम से लेके लेड तक प्लम्बम तक, वो डाईहेलाइड को शो करते हैं, ठीक है ना। और डाईहेलाइड का जो स्टेबिलिटी होता है वो डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे देख रहे होगे कि तुमको जर्मेनियम का टेट्राहाइलाइड है और जर्मेनियम का डाईहाइलाइड है, तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, जर्मेनियम का, क्यों, क्योंकि जर्मेनियम +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन स्टेबिलिटी का बात करोगे अगर लेड का, तो लेड का देखो यहाँ पे कि PbX2 यानी ग्रेटर देन PbX4, यानी कि डाईहाइलाइड में ज़्यादा स्टेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा इसका, ठीक है, और +4 है, और तुमको पता है कि +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। सो कोई भी चाहता है कि स्टेबिलिटी अपना हम गेन कर, इसलिए +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जैसा मैंने बोला था ना कि CCl4 तुमको इजिली तुमको हाइड्रोलाइज नहीं होता है। बात करते हैं अगर SiCl4 का, तो उसको हाइड्रोलाइसिस जब करोगे ना तो वहाँ क्या होता है सिलिकिक एसिड बनता है, SiOH का होल फॉर सिलिकिक एसिड बनता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था कि SiF6 - 2 नॉन है, लेकिन SiCl6 - 2 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है और सिलिकॉन जो होता है अपने साइज को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता है, जिस कारण से जो लोन पेयर आता है वो अच्छे से एकोमोडेट नहीं हो पाता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है। डेट्स वाई SiCl6 - 2 एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। बात करते हैं कार्बन का, तो कार्बन देखो वो हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। देखो कार्बन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, और क्या होता है ना कि वो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन खुद से भी कर सकता है, और अपने कुछ कुछ जो छोटे छोटे साइज की जो मेटल होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाता है, पी पाई बॉन्ड बना करके वो कंपाउंड को शो करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है कि कार्बन का ग्रेटर बहुत ज़्यादा ग्रेटर रहता है सिलिकॉन से, जर्मेनियम और तुमको टीन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी बराबर होता है, ठीक है। लेकिन लेड कभी भी तुमको कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। देखो अब यहाँ लिखा हुआ है कि वाई कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रोपिक फॉर्म। सो इसका रीजन क्या होता है ना, देखो बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी कारण से देखो एक तो पहला बात कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और दूसरा ये होता है कि वो पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इस कारण से वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है और एलोट्रोपिक फॉर्म बनाता है, ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करोगे तो दो होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक एमॉर्फस होता है। सो क्रिस्टलाइन में क्या कहता है, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन के। फुलरिन जो होता है ना उसको डिस्कवर किया था क्रोटो, स्मॉले और कर्ल ने, ठीक है ना, फुलरिन का डिस्कवरी किया था।
अब बात करते हैं हम लोग डायमंड का, ठीक है। डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सो डायमंड का बात करोगे तो देखो सबसे बड़ा बात कि ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। दूसरा ये है कि रिजिड 3D नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम होता है, ये क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, अभी पढ़ चुके हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो उसका होता है 154 पिकोमीटर होता है। डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट होता है इसमें। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ क्यों होता है? क्योंकि जो इसका कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, स्ट्रांगली एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। यूज का बात करोगे कि डायमंड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, अब बस वहां ऐसा मत सोचा कि ज्वेलरी में यूज करते हैं, इसका अलग यूज भी है। जैसे कि देखो एब्रेसिव में यूज करते हैं फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स, मेकिंग ड्राइज, ठीक है, और मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, वहां भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इस पे। डिस्टेंस जो होता है दो लेयर के बीच में, क्योंकि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है तो उसके दो लेयर के बीच जो डिस्टेंस होता है वो 340 पिकोमीटर होता है। और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होता है इसमें 141.5 पिकोमीटर होता है। लेयर कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग, जितना इसका रिंग होता है ना वो हेक्सागोनल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट का जो आउटर मोस्ट होगा, क्योंकि कार्बन का ये पार्ट है, ठीक है, फॉर्म है, तो इसमें देखोगे क्या होता है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे अदर के साथ, ठीक है ना, अदर लेयर का कार्बन के साथ मिल करके क्या करेंगे वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो फॉर्म करता है पाई बॉन्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड ओवर होल सीट दस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग सीट, ठीक है ना। अब जो वही चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ना वो घूमते रहता है सीट के अलॉन्ग, ठीक है, इस कारण से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी है। अब क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, इसलिए क्या होता है ना कि बिटवीन द लेयर्स इसको काटना आसान होता है, ठीक है। ग्रेफाइट को हिट करोगे ना इलेक्ट्रिक आर्क में इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस सच एज हीलियम और आर्गन, तो वहां पे फुलरिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बात करें ग्रेफाइट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो एज अ ड्राई लुब्रिकेंट मशीन जब हाई टेम्परेचर पर रन करता है ना तो वहां पे ऑयल यूज नहीं कर सकते, आग लगने का चांसेस होता है। सो वहां पे हम लोग क्या करते हैं ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। और याद रखना कभी भी किसी को पेंसिल से मत मारना, ठीक है ना, पेंसिल से कभी भी किसी को मत इंजरी देना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, वो पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का पार्टिकल होता है। अगर किसी को चुबो दोगे अपना पेंसिल, ठीक है ना, अगर प्रिकल कर देते हो किसी बॉडी को तो वहां पे ग्रेफाइट का पार्टिकल चला जाता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, वहां दाग नहीं मिटेगा जल्दी। इसलिए कभी भी किसी को पेंसिल से इंजरी नहीं देना चाहिए, ठीक है, ऐसे नॉर्मली भी नहीं देना चाहिए। और बात करते हैं फुलरिन का, तो फुलरिन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, केज लाइक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाते हैं अभी मैंने बताया था ना कि जब ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस सच एज हीलियम और आर्गन तुम अगर हिट करोगे तो वहां पे बनता है तुमको ग्रेफाइट, सॉरी फुलरिन बनता है। इसमें क्या होता है मेनली C60 मॉलिक्यूल्स होता है विथ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ C70, ठीक है ना। C60 का इसका मेनली होता है कंपोजिशन और स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ C70 भी होता है। ट्रेसेस ऑफ फुलरिन कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन अप टू 350 और एव, मतलब 350 से उससे ज्यादा ही होता है इसे नॉर्मली, ठीक है ना, कार्बन का एटम। ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड, देखो फुलरिन ही एक ऐसा मतलब फॉर्म है कार्बन का जिसमें कोई भी डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है और प्योर फॉर्म होता है, इस कारण से। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल गिव्स एरोमेटिक कैरेक्टर, देखो ये एरोमेटिक कैरेक्टर भी शो करता है, फुलरिन जो होता है वो एरोमेटिक कैरेक्टर भी शो करता है। इसमें क्या होता है देखो 20 6 मेंबर रिंग होता है, ठीक है ना, और 12 5 मेंबर रिंग होता है, ठीक है, याद रखना 20 6 मेंबर रिंग होता है और 12 5 मेंबर रिंग होता है, ठीक है। देखो अब वो जो ये जो 6 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग है, देखो कैसे कैसे यूज करता है उसका। 6 मेंबर रिंग जो होता है ना वो फ्यूज कर सकता है 5 मेंबर रिंग के साथ भी और 6 मेंबर रिंग के साथ भी। यानी कि देखो 6 मतलब बड़ा हो गया, 5 तो छोटा होता है, तो 6 वाला है वो 5 के साथ भी आ जाता है। यानी कि मान चलो ये बहुत ज्यादा अमीर है, तो अमीर क्या हो रहा है कि तुमको गरीब के पास भी आके बैठ सकता है, गरीब का सामान भी यूज कर सकता है। तो देखो गरीब अमीर है ये, तो अमीर होने के बाद ये क्या करता है कि अमीर के साथ भी बैठ सकता है, और ये 5 गरीब है तो गरीब का सामान भी ये खरीद सकता है, ठीक है ना, इसका लाइफ स्टाइल जी सकता है। लेकिन अगर गरीब कोई है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट अपोजिट काम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, इससे क्लियर हो सकता है। या फिर अगर कंफ्यूजन अगर इससे में क्रिएट होगा तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो कभी भी जो 6 है मैंने बताया ना अमीर है ये और 5 तो गरीब होता है, ठीक है। सो अमीर अमीर को भी पैसा दे सकता है और अमीर गरीब को भी पैसा दे सकता है, यानी कि अमीर दोनों के साथ फ्यूज कर सकता है। लेकिन अगर बात करोगे गरीब का, यानी कि 5 तो मेरा गरीब है, तो वो क्या करेगा कि कभी उसको अगर पैसा लेना होगा तो गरीब से मतलब गरीब से नहीं ले सकता है क्योंकि खुद गरीब है, तो अमीर से पैसा लेगा, ठीक है। ऐसे याद कर लेना कि ये हमेशा जाएगा मदद मांगने, तो किसके पास जाएगा 6 मेंबर रिंग के पास जाएगा, अपने से अमीर वाले के पास जाएगा, ठीक है।
देखो 660 मॉलिक्यूल हैज अ शेप लाइक सॉकर बॉल एंड कॉल बकमिंस्टर फोल्डिंग, ठीक है ना, वो मतलब सॉकर बॉल की तरह शेप होता है, उसको हम लोग बकमिंस्टर फोल्डिंग बोलते हैं। अब देखो थर्मोडाइनमिकली स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो जो ग्रेफाइट होता है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर डायमंड, फिर फुलरिन होता है। कार्बन ब्लैक देखो कैसे बनता है, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में उसको हीट करते हैं तो कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ देखो, यहाँ पे चारकोल और कोक है, दोनों का मैंने एक साथ लिखा है, क्यों? देखो चारकोल को जब हीट करोगे वुड को, और कोक के लिए जब हीट करोगे कोल को, तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होगा इन अब्सेंस ऑफ एयर, तभी जाके चारकोल और कोक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब हीट करोगे वुड को, हीट करोगे कोल को, हाई टेम्परेचर अब्सेंस ऑफ एयर में तब बनेगा ये, ठीक है। अब देखो यूजेज ऑफ कार्बन, देखो क्रूजिबल मेड फॉर ग्रेफाइट्स आर इनर्ट डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलीज, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट का फाइबर होता है, उसको प्लास्टिक मटेरियल में डाल दोगे तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करता है और लाइट वेट होता है बहुत ही। ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर होता है। एक्टिवेटेड चारकोल मैंने बता चुका है, हाईली पोरस होता है, यूज्ड इन एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेज। कोक जो होता है एज अ फ्यूल यूज करते हैं हम लोग, और रिड्यूसिंग एजेंट इन अ मेटलर्जी, ठीक है, आयरन और जिंक के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। कार्बन जो ब्लैक होता है वो ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैकिंग बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देखो अगर कार्बन को इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर में अगर रिएक्ट करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। और वही अगर फॉर्मिक एसिड है, उसको अगर तुम कॉन्क H2SO4 और 373 केल्विन का हीट कर दोगे ना, तो वहां से तुमको वाटर प्लस जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो प्योर होता है, ठीक है। स्मॉल स्केल पे किया जाता है। कॉमर्शियल स्केल पे क्या किया जाता है कि कभी भी तुमको कार्बन सॉलिड को जब स्टीम करोगे 473 से लेकर 1273 केल्विन में हॉट कोक को, तो वहां पे तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, इसको वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है, वाटर गैस सिंथेसिस। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन जो होता है उसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो कार्बन सॉलिड था उसको अब हम लोग एयर हीट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, स्टीम नहीं लेंगे, डायरेक्ट एयर में हीट करेंगे 273 केल्विन पे, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन बनेगा, और जो कि उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। अब देखो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस क्या होता है ना कि इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम अब पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखो क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। ये देखो पॉइजनस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, ऑलमोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड अदर देन दोज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्युमिनियम एंड अ फ्यू ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड जिंक फ्रॉम देयर ऑक्साइड, देखो कार्बन मतलब क्या करता है, आयरन और जिंक को उसके कंपाउंड से उसको हटा देता है, जिससे कि Fe2O3 रहेगा, अगर तुम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करोगे तो Fe में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O होता है, एक सिग्मा 2 पाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, तो क्या करता है ना कि किसी मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल कार्बोनाइल का ही फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका स्ट्रक्चर देख लो, ऐसे होता है, ठीक है ना, पोलरिटी शो नहीं करता, नॉन पोलर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बन सॉलिड को जब एक्सेस एयर में तुम हीट करोगे तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, या फिर तुम मीथेन ले लो, उसको एक्सेस एयर में हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, ठीक है। लैब में बनाने के लिए क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को डायल्यूट HCl में रिएक्ट करते हैं तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2 बन जाता है, ठीक है। कॉमर्शियल के लिए क्या करते हैं हम लोग, लाइमस्टोन को हीट करके CO2 में कन्वर्ट करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, देखो ऑर्डरलेस होगा, कलरलेस होगा, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर मेक्स इट ऑफ इमेंस बायोकेमिकल एंड जियोकेमिकल इंपॉर्टेंस, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी इसका कम होता है वाटर में, ठीक है। ड्राई आइस जो होता है ना उसको हम लोग एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं फॉर फ्रोजन फूड एंड आइसक्रीम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड एज ए सॉलिड इन फॉर्म ऑफ ड्राई आइस बाय अलाउिंग लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सपेंड रैपिडली। देखो अगर हम लोग को ड्राई आइस बनाना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे कि जो हम लोग लिक्विफाइड CO2 होता है ना उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे रैपिडली, इस तरह क्या होगा हम लोगों के सॉलिड फॉर्म में हम लोग को ड्राई आइस मिल जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तुमको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी काम करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, CCl4 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों तुमको फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। नॉन सपोर्टर होता है कंबसन का, ठीक है। ये अब सिलिका का बात करो, देखो सिलिका जो होता है SiO2 उसको सिलिका ही बोलते हैं, वो 3D नेटवर्क होता है तुमको, और सॉलिड होता है, कोवेलेंट होता है। सिलिका इन नॉर्मल फॉर्म नॉन रिएक्टिव होता है ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई SiO बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का बात करेंगे सिलिका का तो क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट और ट्राइडेमाइट, ठीक है, ये तीन होता है, और ये तीनों क्या होता है इंटर कन्वर्टेबल होता है एक दूसरे का एट सुटेबल टेम्परेचर। सिलिका जो होता है नॉर्मल फॉर्म में नॉन रिएक्टिव होता है ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई SiO बॉन्ड एनर्जी। सिलिका रेसिस्ट करता है अटैक बाय हेलोजन हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ एसिड मेटल इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। ये मतलब रेसिस्ट करता है क्योंकि इसका SiO जो बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होता है, ठीक है। लेकिन HF और
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सिलिका सोडियम हाइड्रोक्साइड के सिलिका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर बनाता है, और सिलिका HF के साथ रिएक्ट करके SiF4 प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, थोड़ा फास्टली मैं करवा रहा हूँ इसको बोल के। क्वार्ट्ज जो होता है एक्सटेंसिवली यूज होता है तुम एज अ पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज, और इसका यूज क्या है देखो। ठीक है, एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक बनाने में, मॉडर्न रेडियो बनाने में, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, सिलिका जेल क्या होता है, ड्राइंग एजेंट होता है एंड एज अ सपोर्ट फॉर क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल एंड कैटालिस्ट। काइजल घर क्या होता है, अमोर्फस फॉर्म होता है, सिलिका का यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, इसका फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट में यूज किया जाता है। देखो अब सिलिकॉन का बारी है। ठीक है, सिलिकॉन क्या क्या होता है देखो, सिलिकॉन होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है R2SiO का रिपीटिंग यूनिट होता है। स्टार्टिंग मटेरियल जो क्या होता है RnSiCl4 माइनस होता है, 4 - N होता है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, अगर तुम मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है, उसको जब सिलिका के साथ रिएक्ट करोगे, सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करोगे कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाता है ना, ये देखो CH3 का होल्ड ट्वाइस SiCl2 बनाता है, उसको फिर हाइड्रोलाइसिस कंडेंसेशन जब करोगे तो वहाँ बनता है तो CH3 का होल्ड ट्वाइस SiOH का होल्ड 2, ये होता है स्ट्रेट चैन पॉलीमर। ठीक है ना, और अगर नॉर्मली तुम कॉपर पाउडर और 570 केल्विन में अगर इसको हीट करते हो पहले, ठीक है ना, तो पहले ये कन्वर्ट होता है तो देखो CH3 SiCl3, फिर ये CH3 का होल्ड ट्वाइस SiCl2, फिर CH3 का होल्ड थ्राइस SiCl, और फिर लास्ट में कुछ अमाउंट बनता है देखो CH3 का होल्ड 4 Si बनता है। ठीक है, R2SiCl2, R मतलब एल्काइल या मिथाइल जो भी कर सकते हो, एल्काइल होता है या फिनाइल। R2SiCl2 जो होता है स्ट्रेट चैन पॉलीमर बनाने में यूज किया जाता है, और R3SiCl होता है ब्लॉक, तुमको इस ब्लॉक करता है, टर्मिनेट करता है चैन को। ठीक है, चैन लेंथ जो होता है पॉलीमर का कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग CH3 का होल थ्राइस SiCl विच ब्लॉक्स द एंड्स। ठीक है, मैंने बता दिया ये। अब सिलिकॉन्स की बात करो, देखो हाइट थर्मल स्टेबिलिटी होता है, हाइट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स होता है, यूज्ड इन सर्जिकल, used as sealant, greases, electrical insulator and for water प्रोविंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहाँ यूज किया जाता है तुमको सिलिकॉन्स का। और देखो सिलिकेट्स में क्या क्या आता है, फील्डस्पार, जियोलाइट, माइका और एस्बेस्टस। ठीक है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है SiO4 का -4 होता है। ठीक है, याद रखना। और दो इंपॉर्टेंट मैन मेड जो सिलिकेट्स हैं वो तुमको ग्लास है और सीमेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, सिलिकेट्स का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, जैसे ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, चैन सिलिकेट, सीड सिलिकेट। ठीक है ना, तो इसमें मुझे बताना क्या कि कितना किससे ऑक्सीजन शेयर होता है। ऑर्थो सिलिकेट में देखो पहला O है, O से 0, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं होता है। पायरो में 1 होता है, चैन में 2 होता है और सीड में 3 होता है। इसको ऐसे याद करना, OPCS ऐसे याद करना। जियोलाइट जो होता है वो ना एल्युमिनियम एटम रिप्लेसेस फ्यू सिलिकॉन एटम इन 3D नेटवर्क ऑफ सिलिका। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जियोलाइट बोलते हैं। एल्युमिनियम सिलिकेट बोलते हैं जो एक्वायर करता है तुमको निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब लास्ट क्या है कि जियोलाइट जो होता है आर यूज्ड एज कैटालिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमेराइजेशन। ठीक है, और ZSM5 जो होता है ना वो भी जियोलाइट है, वो डायरेक्ट क्या करता है कि एल्कोहल को डायरेक्ट तुमको गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। और जो हाइड्रेटेड तुमको जियोलाइट्स होते हैं आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, अब देखो इस कुछ टेबल का कुछ प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने लिखा MEI, M से क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, E से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, I से होता है आयनाइजेशन एनर्जी। सो मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखो लेड का ज़्यादा होता है ये सब प्रॉपर्टी टीन के रिस्पेक्ट में, जबकि होना चाहिए था उल्टा, लेकिन होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो कार्बन का बहुत ज़्यादा होता है, फिर सिलिकॉन जर्मेनियम का बराबर होता है टीन के साथ, लेकिन प्लम्बम का ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका 1.9 रहता है, इसका 1.8, 1.8, 1.8, इसका 2.5। आयनाइजेशन एनर्जी देखो डाउन द ग्रुप घटना चाहिए, घट रहा है, लेकिन देखो यहाँ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में डाउन द ग्रुप घटता है, लेकिन देखो यहाँ भी एक्सचेंज हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे घटता है। ठीक है, सो थैंक यू, ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अगले लेक्चर में हम लोग ग्रुप 15 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब शेयर कर देना, थैंक यू।